भी सूरत में मैं बीजेपी की किसी लाइंस में हिस्सेदार नहीं बनूंगा। आगा रूहुल्लाह या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन इंतखाबात में क्या विजन लेके आ रहे हैं? हमसे हमारी आबरू छीनी गई, हमसे हमारा कौमी वक़ार छीना गया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 2024 लोकसभा इंतखाबात में शिरकत लेने वाले उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह मेहदी। आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब, शुरू से शुरुआत करते हैं। जी। आगा रूहुल्लाह मेहदी और सियासत, सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैंने सियासी सफ़र के लिए ख़ुद को कभी आमादा नहीं किया था और इस सफ़र में ख़ुद को कभी देखा नहीं था और ना मेरी तरबियत इसलिए हुई थी या हो रही थी। वालिद साहब की शहादत की वजह से हालात ने मुझे इस तरफ धकेला और उनकी शहादत इस तरह से पेश आई कि मैं जिस सफ़र के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा था उस रास्ते को छोड़ के उस एक ऐसी ज़िम्मेदारी को उठाना पड़ा जो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी थी या जिसके लिए मैं आमादा नहीं था। और ये कि ज़िम्मेदारी जो मिली उसको निभाने की कोशिश की। जो तरबियत आप अपने खून से या घर में जो आप अपने माहौल से जो तरबियत हासिल करते हैं उससे थोड़ा बहुत सीख के हिम्मत लेके और उनकी शहादत से कश्मीर के हालात को समझ के, क्योंकि वो मेरे लिए ज़ाती तौर एक ऐसा हादसा था, मेरे ख़ानवादे के लिए, घर के लिए ऐसा हादसा था जिसने कश्मीर के हालात से और कश्मीर की मज़लूमियत से और कश्मीर के घरों में जो हो रहा था और हो रहा है उन हालात से रूबरू कराया कि किस तरह से कश्मीर का खून और कश्मीरियों का खून बहाया जाता है और उनके असरात, उस खून के असरात कैसे फिर लवाहिकीन पे पड़ते हैं और वो ख़ानवादे किस तरह से या वो घराने किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं फिर, और इन सभी हालात का क्या असर पड़ता है ज़ाती ज़िंदगियों पे, इज्तिमाई ज़िंदगियों पे, उस दर्द से रूबरू कराया उनकी शहादत में। तो वही एक शुरुआत थी, एक दर्द से, एक हादसे से तो सफ़र शुरू किया। जहन में ये दर्द भी था, उसको समझने की कोशिश भी की और उस तजुर्बे से अपना सियासी नज़रिया बनाना शुरू किया और अभी तक उसी दर्द को समझते हुए, उन्हीं हालात को समझते हुए सियासी सफ़र को आगे चला रहा है। आगा साहब, जहाँ हम देखते हैं कि लोगों को सदियाँ लग जाती है सियासत में नाम कमाने के लिए, वहीं हम देखते हैं आगा रूहुल्लाह मेहदी ने वो सक्सेस बहुत जल्दी हासिल कर ली। क्या आपके ख़ानदान की लेगेसी को उसकी वजह मान सकते हैं? बिल्कुल, मेरे वालिद साहब की लेगेसी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मेरी पहली पहचान ही यही थी कि मैं शहीद का बेटा था और उनकी जो खिदमत थी कौम के तई और उन खिदमत के अवज़ में जो उन्होंने मोहब्बत का ख़जाना बनाया हुआ था, वही ख़जाना मोहब्बत का और एहतराम का मेरे लिए बाइस बना, वजह बना, दलील भी बनी और वही मेरे लिए एक एसेट भी बना सियासत में आने का। और मेरे लिए ज़िम्मेदारी ये थी कि अगर उस लेगेसी में इजाफ़ा ना किया जाए, कम से कम उस लेगेसी में कोई नुकसान भी ना किया जाए, तो ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं ये बात आज के दिन तक 22 साल इस सफ़र में हो चुके हैं, 22 साल सियासी ज़िंदगी गुजारी है, 3 बार इलेक्शन जीते हैं, कैबिनेट में बैठा हूँ और कोई काम किया है सियासत में। और मैं अभी भी इस कामयाबी इसकी असल वजह अपने वालिद साहब की लेगेसी को ही मानता हूँ, उनकी मोहब्बत को ही मानता हूँ जो लोगों के दरमियान है। और एक ऐसा से ज़िम्मेदारी हमेशा ये रही कि उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है जी। लोगों के दरमियान, जो उनकी इज़्ज़त व मोहब्बत है, जो उनकी यादें हैं, उसको, जैसे कि मैंने कहा, मेरी ज़िम्मेदारी इस तरह की थी कि उसमें अगर इजाफ़ा ना किया जाए, कम से कम कोशिश की जाए कि उसमें नुकसान ना हो। तो हमेशा यही कोशिश की कि हालात सीखते हुए, मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं सियासत के लिए तैयार नहीं था या सिखाया नहीं गया था मुझे, तो ये सीखते हुए मैंने सीखा भी उसी दौरान जिस दौरान मैं सियासत करता गया और सियासत में कामयाबियाँ हासिल करता गया। मेरे लिए एक्सपीरियंस भी वही थी, लर्निंग प्रोसेस भी वही थी और आगे बढ़ने का सिलसिला भी वही था, सब कुछ एक ही था। तो ये सीखते हुए, सियासत करते हुए हमेशा यही जहन में रखा कि मेरे वालिद साहब अगर इस जगह पे होते जी, तो वो माहौल को या हालात का जवाब कैसे देते, इन सभी चीज़ों को कैसे डील करते। तो कम अज़ कम कोशिश की कि उस तरह चीज़ों को देखा जाए और शफाफियत से, सदाकत से और सबसे अहम नियत खुलूस से सियासत की जाए।
तो मैं अपने लिए इत्मीनान की बात ये समझता हूँ कि अगर उनकी लेगेसी में मैं इजाफ़ा नहीं कर पाया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे हद से बाहर बात है, इजाफ़ा ना कर पाऊँ, कम से कम मुतमईन हूँ कि उनकी लेगेसी में नुकसान नहीं किया। अगर साहब अगर बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रूहुल्लाह के बीच में इख्तिलाफ़ात की, तो क्या वो ख़त्म हो चुके हैं या इंतखाबात की वजह से उन्हें स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है? इख्तिलाफ़ात माजी में भी हुए, आज के दिन में भी होते हैं कभी, और मेरे लिए अच्छी बात यह है, मुतमईन करने वाली बात यह है कि जैसे कि आपने भी सुना होगा, उमर साहब ने भी कहा, बाकी मौके पे भी ये बात ज़ाहिर हुई कि तंज़ीम में शायद तरीक़ेकार पे इख्तिलाफ़ हो, मेरा तरीक़ा शायद अलग हो, उमर साहब का तरीक़ा अलग हो, तंज़ीम में दूसरे साथियों का तरीक़ा अलग हो। मगर अच्छी बात यह है कि इस 4 साल 5 साल के दौरान जब इख्तिलाफ़ात ज़्यादा नज़र आए, हालांकि इससे पहले भी कभी इख्तिलाफ़ हुआ करते थे, और ऐसा होना सही बात है हर तंज़ीम में, तंज़ीम की सेहत के लिए, मगर इन 4-5 सालों में हालात की वजह से, क्योंकि इशू बहुत बड़ा था और है, इख्तिलाफ़ात जो है मंज़र आम पे आए। मगर इख्तिलाफ़ात होने के बावजूद अगर हमारा हदफ और मकसद एक है तो इख्तिलाफ़ात को नज़रअंदाज किया जा सकता है या इख्तिलाफ़ात को एक एसेट माना जा सकता है। और इसी बात को दोहराया उमर साहब ने कि उन्होंने कहा कि हम दोनों का तरीक़ेकार अलग हो सकता है, अल्फाज अलग हो सकते हैं, मगर मकसद एक है। अगर मकसद एक है तो इख्तिलाफ़ वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। हम उसी हदफ के तलाश में, उस हदफ के हुसूल की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन भी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, तरीक़ेकार पे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, और वो होना कोई गलत बात नहीं है, उस पर हम सब राज़ी है। इख्तिलाफ़ हम वी एग्री टू डिसएग्री, एक दूसरे के नज़रियात को और नज़रिए को इज़्ज़त देते हैं और एक दूसरे को आज़ादी देते हैं कि अपने नज़रिए को लेके लोगों के सामने जाए और सियासत की जाए, सही सियासत की जाए। और वही वजह है कि इतने सारे इख्तिलाफ़ात होने के बावजूद भी जिन बातों पे इख्तिलाफ़ात हुए, उन्हीं बातों को लेके मैं पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों के सामने जाऊँ और पार्लियामेंट में जाने के लिए लोगों से हिमायत मांगूं और उन्हीं बातों को लेके फिर मैं पार्लियामेंट में जाऊं। इस हद तक अगर तंज़ीम इख्तिलाफ़ात को एहतराम देती है, रेस्पेक्ट देती है, तो ये खुशाइंद बात है। तो जुज़वी इख्तिलाफ़ात होना कोई गलत बात नहीं है, सही है, तंज़ीम की सेहत के लिए सही है, सियासत के लिए सही है, लोगों के लिए सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हदफ एक है। बिल्कुल, वो हदफ हम जान सकते हैं रूला साहब? हदफ जैसा कि मैं कहता आया हूँ, हमसे हमारी आबरू छीनी गई, हमसे हमारा कौमी वक़ार छीना गया, वो हुकूक छीने गए जिन हुकूक की वजह से हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ किया था, जिन जमहूरी हुकूक ने आपको और मुझे एक तरह की ख़ुद मुख्तारी दी थी, इख्तियार दिया था अपने रियासत पे और अपने रियासत के फ़ैसलों पे, अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसलों पे। हाँ, शायद फ़ैसला करते वक्त शायद हमसे कभी गलतियाँ हुई हो, मगर सही करने का भी इख्तियार आपके हाथ में और मेरे हाथ में था। हो सकता है कि कभी गलतियाँ हुई हो, मगर उसी वक्त हमारे हाथ में ये हकीकत भी थी कि हम अपनी गलतियों से सीख के सही फ़ैसले भी लेते। और आज के दिन हमारे पास ना सही करने का हक़ है, ना इख्तियार है गलती करने का। हमसे वो इख्तियार भी छीने गए, हमारे फ़ैसले दिल्ली में लिए जाते हैं, नागपुर में लिए जाते हैं, गैर जमहूरी तौर से लिए जाते हैं, हमें दूसरे दर्जे के शहरी में तब्दील किया गया है। वो जमहूरियत जिसका वादा दिया गया था वो हमसे छीनी गई, हमारी रियासत को तकसीम किया गया, आपको उस हालत में तब्दील किया गया, आपको मुझे इस रियासत को, कि जहाँ पे हम अगर ख़ुद से सवाल करें तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमने इसीलिए हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ किया था। तो हदफ ये है कि उस वक़ार को, उस कौमी आबरू को, उस इज़्ज़त को, एहसास इज़्ज़त को वापस लाया जाए, अपने हक़ के लिए लड़ा जाए, उन जमहूरी हुकूक के लिए, आईनी हुकूक के लिए कोशिश की जाए, लड़ा जाए, सियासी लड़ाई लड़ी जाए और उनके हुसूल के लिए हर कोई मुमकिन कोशिश की जाए। तो मकसद वही है कि जो हमारे लिए, जो हमारे तय, हमारे ख़िलाफ़ जो फ़ैसले लिए गए, उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ खड़े हो और अपने इज़्ज़त वक़ार और हुकूक की वापसी के लिए जद्दोजहद की जाए। अगर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ामात लगते हैं कि वो ख़ानदानी राज यहाँ पे बनाते हैं, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दूसरी तंजीमें हो, इस तरह की बहुत सारी तंजीमें आपके सामने, बिलाखिर हर एक कैंडिडेट को आना पड़ता है लोगों के सामने। हाँ, फ़ैसले शायद तंजीम में लिए जाए या पार्टीज़ अपने हिसाब से फ़ैसले ले, मगर उन फ़ैसलों को लेके फिर
उन्हें लोगों के सामने आना पड़ता है। तो फैसले कभी लोग कबूल करते हैं, कभी कबूल नहीं करते। ये जमहूरियत है। उमर साहब ने इलेक्शन हारा भी है, जीता भी है। तो क्या उनका आना सही है या गलत है, बिलाखिर ये जो आखिरी फ़ैसला होता है वो लोगों का होता है। तो कभी वो कबूल भी करते हैं, कभी इनकार भी करते हैं, और हम लोगों के इस फ़ैसले को हमेशा एहतराम देते हैं। बाकी तनकीद करने के लिए हज़ारों वजह हो सकती है, मगर जमहूरियत की सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो आप कहना चाहे ख़ानदानी फ़ैसले हो, ख़ानदानी तंजीमें हो या जो भी हो, बिलाखिर वो फ़ैसला लेके लोगों के सामने जाना पड़ता है। अगर साहब 2024 इंतखाबात की बात करें, किस तरह से ये मुख्तलिफ है पिछले इंतखाबात से? चूँकि ये इंतखाबात 2019 के बाद हो रहे हैं, 2019 के फ़ैसलों के बाद हो रहे हैं, और 2019 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर के आवाम को उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपनी राय ज़ाहिर करने का मौका भी नहीं दिया गया। इस हद तक डराया गया कि बात ज़ाहिर करने से भी डरते थे। एक घुटन थी, सहाफ़ी हज़रात को बंद किया गया, इंटरोगेट किया गया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बंद किया गया। बहुत सारे हमारे जवान अभी भी जेलों में हैं। कौमी सतह पे एक आवाज़ बनने नहीं दी गई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं किया गया। एक जमहूरियत में जो एक रेस्पॉन्स अलाउ किया जाना चाहिए था, डिसेंट अलाउ किया जाना चाहिए था। जिस तरह से हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में डिसेंट होता है, मुखालफत होती है हुकूमत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, लोग अपनी राय ज़ाहिर या नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पे वो सब करने नहीं दिया गया। और इस जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को एक जेल में तब्दील किया गया और हमें जेल खाने में बंद किया गया। तो 5 साल के बाद ये इलेक्शन हमारे लिए एक मौका फराहम कर रहा है, जिसके ज़रिए हम उस डिसेंट को ज़ाहिर कर सके जो हमें 5 साल से करने नहीं दिया गया। उन फैसलों के ख़िलाफ़ अपनी बात रख सके, अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन को मोबिलाइज़ कर सके, वो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करे जिसमें बात करना शुरू हो, अपनी राय ज़ाहिर करना शुरू हो, और बिलाखिर अपने हुकूक के हुसूल के लिए एक जद्दोजहद शुरू हो, जायज़ और पुरअमन जद्दोजहद शुरू हो। और इलेक्शन आपको एक डेमोक्रेटिक तरीका देता है, जमहूरी तरीका देता है, रास्ता देता है कि जमहूरी तरीके से आप अपनी राय को ज़ाहिर करें। तो 2019 के बाद के फ़ैसलों 2019 के लिए गए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ लोग मोबिलाइज़ हो, पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हो, ये इलेक्शन उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। एक इसलिए अहम है। दूसरी अहमियत इस इलेक्शन की ये है कि इस इलेक्शन के ज़रिए आप जमहूरी तौर पे उसी ऐवान में अपनी राय पहुंचा सकते हैं, अपनी ओपिनियन पहुंचा सकते हैं जिस ऐवान ने ये फ़ैसले लिए, और जहां पे आपका डिसेंट और आपकी राय पहुंचनी चाहिए, और जिस ऐवान के ज़रिए हिंदुस्तान की पूरी आवाम तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम उन फ़ैसलों से राज़ी नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए। अगर साहब अगर बात करें गुपकार अलायंस की, क्या थी वजूहात कि गुपकार अलायंस टूट गई? गुपकार अलायंस मैं समझता हूँ कि अभी टूटी नहीं है, कमज़ोर हुई है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि गुपकार अलायंस हो या किसी और नाम पे इत्तेहाद खड़ा हो, उस इत्तेहाद को बचाया जाए, क्योंकि हमारा मकसद बहुत बड़ा है। हमारा मकसद इलेक्शन जीतना नहीं है, इलेक्टोरल कंपटीशन हमारा मकसद नहीं है। इसी तरह से अगर गुपकार अलायंस में दूसरी हामी जमातें जो है उनका भी यही मकसद है, उनका भी मकसद बड़ा है इलेक्टोरल गेन से। अगर उनका मकसद ये है कि अपनी इज़्ज़त व वक़ार के लिए कोशिश की जाए, जद्दोजहद की जाए, तो इस गलती को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। जिन वजूहात से भी ये गलती हुई, हम इलेक्टोरल कंपटीशन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ आए, इलेक्शन के बाद हम इन चीज़ों को दरकिनार कर सकते हैं और अपने बड़े मकसद के लिए फिर से मुत्तहिद हो सकते हैं। और उस इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम मुत्तहिद ना हो, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम लद्दाख तक मुत्तहिद ना हो और मुत्तहिद हो के अपने बड़े मकसद के लिए जद्दोजहद ना करे और ये अपने हुसूल के लिए लड़ाई ना लड़े, हम कमज़ोर रहेंगे। बीजेपी और उनके फोर्सेस जो है, आरएसएस जो है, वो चाहते हैं कि हम तकसीम हो, हमारी आवाज़ कमज़ोर हो, हम डिवाइड होते रहे। उसके जवाब में हमें मुत्तहिद होना है। वजूहात क्या हुई वो उसके लिए हम सब को तहकीक करना चाहिए। सहाफ़ी हज़रात की ज़िम्मेदारी बनती है कि किन अफराद की तकरीरों की वजह से ऐसा माहौल बना के फिर वो जो इफ़ेक्ट होता है, फिर हर इल्लत का एक मालूल होता है, एक वजह से दूसरी हरकत शुरू हो जाती है। तहकीक करना चाहिए कि किन इंडिविजुअल्स की वजह से, अशख़ास की वजह से वो माहौल शुरू हुआ और किस पार्टी में वो इंडिविजुअल्स है, और उन अशख़ास को उनकी निशानदेही करके
पीडीपी को भी मैंने बारहा कहा, हम अपने सफ़ों में नज़र दौड़ाएंगे, ज़रूर दौड़ाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। अगर हमारे सफ़ों में ऐसे लोग हैं जो एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं और जिनने ऐसा माहौल बनाया, इसी तरह से पीडीपी की सफ़ों में भी उन्हें नज़र दौड़ानी चाहिए। अगर उनकी सफ़ों में ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको एजेंसीज़ ने ये काम दिया था कि इस माहौल को इस हद तक ख़राब किया जाए कि पीएजीडी टूटे, तो उन्हें उन लोगों को अपने सफ़ों से बाहर करना चाहिए और संजीदगी से, खुलूस से वो माहौल बनाना चाहिए। मैं अभी भी चाहता हूँ कि पीएजीडी फिर से मुत्तहिद हो। अगर साहब, आपने बात की कमज़ोरी की जो गुपकार अलायंस में आई, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पेश आए, लेकिन पीडीपी की तरफ से ये कहा जाता है कि एनसी सीट शेयरिंग के लिए तैयार नहीं था। वो थी वजूहत गुपकार अलायंस की कमज़ोर होने की। सीट शेयरिंग ना होना एक इफ़ेक्ट था, उसका कॉज क्या था वो ढूंढना पड़ेगा। वो तकरीरें जो पीडीपी के योम तहसीस के जलसे से शुरू हुई और जिन तकरीरों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ आमोश नुमाई की गई और बहुत ख़राब ज़ुबान इस्तेमाल की गई, तब से माहौल शुरू किया गया। और जो अशख़ास तब तक 2 साल जेल से रिहा होने के बाद 2 साल तक खामोश थे, उन्होंने 2 साल 370 के बारे में लिए गए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बात नहीं की। ये मैं मानता हूँ जिस वक्त तक वो जेल में थे, शायद उस वक्त तक उनके पास बहाना था कि बात नहीं कर पाए, और जेल से निकलने के बाद 2 साल तक वो आज़ाद थे। 2 साल तक उन्होंने बात नहीं की। 2 साल तक उन्होंने बीजेपी के लिए हुए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बात नहीं की। 2 साल के बाद अचानक उन्होंने अपनी ज़ुबान खोली, और ज़ुबान खोली उस प्लेटफॉर्म से, योम तहसीस के उस प्लेटफॉर्म से। वो शुरू ही पीएजीडी के हामी जमात के ख़िलाफ़ बातों से किया और माहौल को उसी वक्त से ख़राब किया। फिर उस तरह का एटमॉस्फेयर माहौल शुरू हुआ। फिर जब अल्टीमेटली आपने देखा कि इलेक्शन में जब सीट शेयरिंग की बात आई तो टेम्पर इतना हाई था कि उस वक्त मैंने भी जितनी कोशिश की शायद वो बात नहीं बन पाई। मैं ज़ाती तौर कल तक कोशिश कर रहा था, ये फ़ैसले होने तक कोशिश कर रहा था कि हम एक होकर इलेक्शन लड़ें, मगर उस तरह का माहौल उस तरफ से भी नहीं दिया गया। मैं बारहा कहता हूँ, मैं शायद अपनी जमात में कोशिश कर सकूँ, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकूँ, मगर उस जमात में, दूसरी जमात में चीज़ें कंट्रोल में हो, किस तरह की हो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो दोनों तरफ से जब तक माहौल ना बनाया जाए, इस तरह के फ़ैसले शायद मुमकिन ना हो। बदकिस्मती से वो माहौल बनाने में वहाँ से मदद नहीं की गई। अगर साहब, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर बात करें तो हमेशा से उनका एक स्लोगन रहा है डिमिलिटराइजेशन। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? जब मैं डिग्निटी की बात करता हूँ, और डिग्निटी में ये बहुत अहम बात है, कोई भी वक़ार और डिग्निटी तब तक मुकम्मल नहीं होगी, एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, एहसास इज़्ज़त नहीं होगा, जब तक कि हमारी सड़कों से फोर्सेस ना उठे, सिक्योरिटी फोर्सेस ना उठे, आर्मी ना उठे और बैरक्स में ना जाए। जब हमारे नौजवान बुज़ुर्ग हो, माँ बेटी हो, जब बैरिकेड्स में उन्हें रास्तों पे रोका जाता है और उन हालात का उनको सामना करना पड़ता है जिनकी तफसील करने की ज़रूरत नहीं है, वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ और एहसास इज़्ज़त में जो कमी होती है वो तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब आपको कितनी भी ऑटोनॉमी मिले, आपको कितनी भी खुद मुख्तारी मिले। अगर आपको रास्ते पे रोकने वाला एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक शख्स एक एहसास हकारत दे, तो वो डिग्निटी तब तक मुकम्मल नहीं है। आपको एहसास आज़ादी होनी चाहिए। जिस तरह से दूसरी रियासतों में लोग आज़ाद फ़ज़ा में जब चाहे निकल सकते हैं, जैसे चाहे निकल सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बेइज्जत करने वाला नहीं है, कोई आपकी आइडेंटिटी चेक करने वाला नहीं है, कोई आपसे सवाल पूछने वाला नहीं है, जब तक कि आपने कोई जुर्म ना किया हो। उसी तरह से जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी वो फ़ज़ा होनी चाहिए जिसमें वो एहसास आज़ादी करे, एहसास तहफ़्फ़ुज़ करे, एहसास इज़्ज़त करे। तो मैं बारहा कहता हूँ, जैसे कि मैंने मिसाल दी, सबसे बड़ी मिसाल आप देखें, हाईवे पे अभी चले, यहाँ से शुरू करें, कॉनवाई चलती है, दूसरी तरफ से जब कॉनवाई आती है, हालांकि आपका रोड डिवाइड है, दूसरी तरफ से कॉनवाई चलती है, इस तरफ के ट्रैफिक को भी रोका जाता है जब तक कि वो कॉनवाई निकलती नहीं, और ये सिलसिला 1 घंटे तक, आधे घंटे तक चलता है, और हर 5 किलोमीटर के बाद ये दोहराया जाता है। 1 घंटे तक, आधे घंटे तक आपको खड़ा किया जाता है, क्योंकि कॉनवाइज़ की हरकत होनी होती है। फिर वो सिलसिला और 5 किलोमीटर के बाद शुरू होता है। ये एक कौम के एहसास से इज़्ज़त के लिए सही बात नहीं है। तो मैं फिर से यही बात कहूँगा, डिग्निटी जब मैं कहता हूँ, वक़ार में जब कहता हूँ, कोई भी ऑटोनॉमी, कोई भी इज़्ज़त, कोई भी खुद मुख्तारी, आपको एहसास से इज़्ज़त तब तक
मुकम्मल तौर नहीं देगी जब तक डीमिलिटराइजेशन नहीं हो। तो जब भी हम डिग्निटी की बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोग भी सड़कों पे एहसास तहफ़्फ़ुज़, एहसास अमन, एहसास आज़ादी करें जिस तरह से हर रियासत के लोग करते हैं। तो अफसफ़ा का हटना, डीमिलिटराइज होना साइमल्टेनियसली साथ साथ ज़रूरी है। जो हमारे हुकूक की या 370 की रेस्टोरेशन का है आप, हम हुकूक की वापसी, उसमें ये सबसे बड़ा एलिमेंट है और इनकम्प्लीट है जब तक डीमिलिटराइजेशन ना हो और अफसफ़ा को ना हटाया जाए। जी आगा साहब, माजी में देखा गया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोalition गवर्नमेंट हुई। क्या हम मुस्तकबिल में देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसी तरीके पे चलेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करेगी? पीडीपी ने बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट मांगा और 2014-15 के इलेक्शन के नतीजे आते ही उन्होंने फिर बीजेपी के साथ अलाइंस की। इसके बावजूद कि हमने उनसे गुजारिश की थी कि आप ये अलाइंस ना करें, हम गैर मशरूत आपको हिमायत देते, कोई काबीना में आपसे जगह नहीं मांगेंगे, हिस्सा नहीं मांगेंगे, बाहर से हिमायत करेंगे, आप हुकूमत बनाए और बीजेपी को बाहर रखें, बीजेपी को अपने हुकूमत में शरीक ना करें। इसका नतीजा बहुत बुरा होगा और लोगों को भुगतना पड़ेगा और आपके सामने सारे हालात है। बदकिस्मती से वो हुआ। उसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी बीजेपी आई थी, अगर आपको याद हो जी। पीडीपी से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आई थी और मैंने तब भी वही बात कही जिस बात पे मैं आज भी हूँ। मैंने तब भी उमर साहब को ये पैगाम भेजा था, हालांकि सब इसी बात पे अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक थे, हम कोई अलाइंस नहीं करना चाहते थे, मगर मैंने जो ही खबर सुनी मैंने ये पैगाम भेजा कि मैं इस तरह की अलाइंस का हिस्सा नहीं बनूँगा, नहीं बन सकता हूँ और हमें ये अलाइंस नहीं करना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस इस अलाइंस का हिस्सा बनी बीजेपी के साथ तो मैं मुस्तफ़ी हो जाता हूँ और अपना रास्ता अलग करूँगा। हालांकि मैंने तीसरी बार इलेक्शन जीता था, मैंने कहा मैं असम्बली से भी इस्तीफ़ा दूँगा और अपना रास्ता अलग करूँगा। तो वो कन्विक्शन थी जो अभी भी है। तो आपके ज़रिए आपके नाज़रीन को भी ये बताना चाहूँगा कि आप मुतमईन रहें, किसी भी सूरत में मैं अपनी ज़ाती तौर अपनी बात कहूँ, किसी भी सूरत में मैं बीजेपी की किसी अलाइंस में हिस्सेदार नहीं बनूँगा, ना यहाँ पे उनके लिए अलाइंस का कोई रास्ता बनने की गुंजाइश दी जाएगी। इसी तरह से मैं मुतमईन हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस तरह की कोई गलती नहीं कर सकती है और नहीं करना चाहती है। हमारी जंग इस वक्त बीजेपी के साथ इसीलिए है कि उन्होंने हमारे तशख़्ख़ुस को छीना, हमारे हकूक़ को छीना है और पूरे मुल्क में अक़लियतों के साथ उनकी जो जंग है, जिसमें मुसलमान सबसे बड़ा निशाना है, तो वो आया है। उन वजूहात की वजह से हमारी उनके साथ सियासी जंग है, वो हमारे सियासी दुश्मन है, तो मुमकिन ही नहीं है कि हम उनके अलाय बन सकते हैं, उनके साथ इत्तेहाद बनाएं। जी आगा साहब, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा, आगा रुहुल्लाह या नेशनल कॉन्फ्रेंस इन इंतखाबात में क्या विज़न लेके आ रहे हैं? इस वक्त विज़न यही है कि जब तक कि आपको, मुझे और हमारे देखने वालों को वो इज़्ज़त और आबरू उनकी वापस ना आए और वो इख्तियार उनके हाथ में वापस ना आए, तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तब तक हम नामुकम्मल हैं, हम तब तक दूसरे दर्जे के शहरी हैं। विज़न ये है कि इस दूसरे दर्जे की शहरी की हैसियत से निकला जाए और अपनी वो आईनी आज़ादी, जमहूरी आज़ादी वापस हासिल की जाए, जिसमें आप अपना विज़न बना सके, अपना मुस्तकबिल बना सके, अपना विज़न बना सके और उस पर फिर काम कर सके। आपके पास वो इख्तियार हो कि अपनी रियासत के लिए, अपने जवान के लिए, अपने आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए आप विज़न बनाएं, फिर उस पर काम करें, अमल करें। आज आप ना विज़न बना सकते हैं, ना उस पर अमल कर सकते हैं। आपके पास विज़न बनाने का हक़ नहीं है। आपके फ़ैसले नागपुर में होते हैं, आपके फ़ैसले दिल्ली में होते हैं। आप कुछ भी सोचें अपने बारे में, आप दूसरे दर्जे के शहरी हैं। तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है इस वक्त कि आपको विज़न देखने का हक़ मिले और उस विज़न को फिर अमलाने का इख्तियार हो आपके पास, वो स्टेटस वापस लाया जाए और वो मुस्तकबिल तैयार किया जाए जिसमें आप अपने तकदीर के मालिक खुद हो। अल्लाह ताला मालिक होते हैं, मगर उन्होंने आपको इख्तियार दिया है अपनी तकदीर बनाने का। वो इख्तियार दिल्ली के पास ना हो, नागपुर के पास ना हो, आपके पास हो, देखने वालों के पास हो। वही कोशिश है हमारी। शुक्रिया आगा साहब अपना वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन किराम, ये थे 2024 लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवार आगा रुहुल्लाह मेहदी। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Stay tuned with The Document and Kashmir Kaleidoscope.